हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के जो 2021 की प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत धन के संकेंद्रण का उल्लंघन है। जो धन का संकेंद्रण होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में वर्णित है, जो इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इसमें पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें आपको मिल जाएंगे। इसको आप देखेंगे, जब कहाँ पे देखेंगे इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो क्वेश्चन सही है, वो स्टेटमेंट सही है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है। 300A में वर्णित है। पहले ये जो मूल अधिकारों में वर्णित था, आर्टिकल 31 के तहत मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया, आर्टिकल 301 में रखा गया। ठीक है, तो जब 301 में रखा गया तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, कानूनी अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी अधिकार है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कोई भी नागरिक है उसके लिए संपत्ति का अधिकार होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, और मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार तो ही नहीं, समाप्त हो चुका है। ठीक है, ना ही मौलिक अधिकार ना ही कानून, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ठीक है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, क्योंकि भारत संप्रभु हो चुका था। इसका आंसर हो जाएगा एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका नहीं हुआ। थर्ड क्यों नहीं होगा, ये हम देखते हैं, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष। भारत धर्मनिरपेक्ष, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत, जब संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में परिवर्तन किया गया, जब धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा 26 जनवरी 1950 के दिन क्या स्थिति थी। एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी समाजवादी जो शब्द है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और ये कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, तो ये बाद में जोड़े गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है ना, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। ठीक है, संवैधानिक सरकार मतलब संविधान में जो भी लिखा हुआ है उसका पालन करना उसके लिए मैंडेटरी है। इसलिए संविधान की जो शर्तें हैं उसके द्वारा जो सीमित सरकार होगी वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अन्य ऑप्शन पर भी हम नजर डाल लेते हैं, संघीय ढांचे वाली राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सरकार। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त है, तो ये भी गलत है। प्रमुख के नाम मात्र को शक्ति, ये कौन सी हो जाएगी, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड में बताता हूँ। संवैधानिक सरकार, संवैधानिक ये है संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है ना। और एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियाँ प्राप्त है ना, शायद ये ऑप्शन बी और सी एक जैसे ही है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा, संविधान की शर्तों द्वारा निर्मित सरकार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, इसमें बी और सी वाला ऑप्शन आप मैच कर लीजिए पुराने पेपर से, इसका आंसर डी होगा लेकिन। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं। ठीक है, तो ये उपाधियां नहीं है। जब मैंने आपको समानता का अधिकार पढ़ाया था उसमें ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा,
सेकंड स्टेटमेंट, पद्म पुरस्कार जो 1954 में स्थापित किए थे केवल एक बार निलंबित किए गए, इनको एक बार नहीं निलंबित किया गया, इनको मतलब 3-4 बार निलंबित कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ग में अधिकतम 5 तक सीमित है, तो भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, 5 को नहीं दिया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन से कथन सही नहीं पूछा है इसने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 5वें पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक हिरासत का मतलब है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में, और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है, जेल में नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब न्यायिक हिरासत होती है तो न्यायालय जब बोलता है, जब किसी कैदी को न्यायिक हिरासत में रखा जाता है ना, और वो मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है, ऐसे जो आरोपी उसे पुलिस स्टेशन में बंद नहीं किया जाता है, उन्हें उसे जेल में बंद किया जाता है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में जब बंद किया जाता है जब वो पुलिस हिरासत में होता है, ना कि न्यायिक हिरासत में, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब तक न्यायालय नहीं बोलेगा, है ना, पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ नहीं कर सकता है ना, न्यायिक हिरासत में, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल कस्टडी मीन्स अच्छा वही है, सॉरी, इसका आंसर बी है, इंग्लिश वाला वर्जन था। नेक्स्ट हम 7th पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी कैदी का पर्याप्त मामला बनता है तो ऐसे कैदी को पेरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसके अधिकार का मामला बन जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, पेरोल मांगा जाना कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है, सबसे पहले बात ना। और ये कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर, जो विवेकाधिकार होता है, जो जेल अधिकारी होगा कि किसी को पेरोल पे देना है नहीं देना है, छूट देना है नहीं देना है, उसके चरित्र पर भी करता है, कैदी के किस तरह का व्यवहार उसमें अंदर किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकारों के पास कैदियों को पेरोल पर रिहा करने के अपने नियम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अलग अलग राज्य सरकारें कैदियों को छोड़ने के अलग अलग नियम बनाती है, तो इसका स्टेटमेंट सेकंड सही है, ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार को जो मान्यता देने वाला अधिनियम है 2006 को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो कौन सी नोडल एजेंसी है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, है ना, जनजातीय मामलों का मंत्रालय ये सब कुछ देखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट हम आते हैं 9वें पे। एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, वो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है ना, ठीक है। जब कोई कानून के शासन का उल्लंघन करता है या विधि के कानून को नहीं मानता है, तो वो आर्टिकल 14, है ना, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष, है ना, विधि के समक्ष समता का उल्लंघन कहलाता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल 14 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोफेसर डाइसी ने बोला था कि विधि का शासन होना चाहिए, अगर ये ऐसा कार्य नहीं हो रहा तो विधि के शासन का उल्लंघन होता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 28 किससे धर्म से संबंधित है ना, जो धर्म की स्वतंत्रता संबंधित है ना, वो आर्टिकल 28 से संबंधित है। आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधित है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, ये एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये विधि के समक्ष क्षमता वाला आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो दर्शाती है कि इसका चरित्र संघीय है ना। भारत को प्रोफेसर डाइसी ने एक अर्धसंघ की संज्ञा दी थी, सबसे पहले ये जानते हैं अर्धसंघ मतलब ये पूरी तरह से संघ नहीं है, कुछ विशेषता इसमें कुछ विशेषता इसमें एकात्मक शासन की भी है, कुछ संघात्मक शासन की भी है, लेकिन जो बहुत सारे प्रावधान है इसमें जो संघ से संबंधित है ना।
तो हम देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, तो ये स्टेटमेंट ही भारतीय संघीय चरित्र को दर्शाती है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत सारे प्रावधानों में बताया गया है कि न्यायाधीशों की, जजों की नियुक्ति किस तरह की जाएगी, उनको हटाया जाना भी एक पूरी प्रक्रिया बताई गई, किस तरीके से उनको हटाया जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता है ना। और बहुत सारे जो न्यायपालिका अगर संविधान मतलब कार्यपालिका या विधायकों द्वारा अगर कोई संवैधानिक मूल्यों का पालन करके कानून नहीं बनाया जा रहा है तो उसको भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे 11th। निम्नलिखित में से कौन राज्य शब्द का सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? राज्य मतलब स्टेट। ठीक है, स्टेट जैसे भारत एक स्टेट है आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र और एक संगठित सरकार रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहलाएगा, है ना। बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र मतलब संप्रभु, है ना, संप्रभु, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र, और संगठित सरकार रखने वाले व्यक्तियों का समूह, है ना, एक सरकार होनी चाहिए और एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, स्थायी रूप से कब्जा कर लेता है। ठीक है, मेरे नोट्स में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सबसे पहले यही बताया गया है मैंने, राज्य क्या होता है। ठीक है, इसमें के अंतर्गत, है ना, ये नोट्स में सब कुछ देखो, राज्य की परिभाषा पूरी दी गई है। राज्य क्या होता है, 4 तत्वों से मिलकर बनता है, निश्चित भू सीमा होनी चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए और सरकार होनी चाहिए। ठीक है, ये तत्व रहेंगे ना तो वो राज्य कहलाएगा। देखो यहाँ पे भी यही बताया गया है पूरा, है ना, लोग समुदाय इस कब्जा करें। ठीक है, इसलिए इसका स्टेटमेंट ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पद से वापस बुलाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत में एक उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तरह अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति होती है, तो ऐसा नहीं है, जो उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है। ठीक है, जब आप सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे मेरे नोट्स में तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल जो आपको अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, ये बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है ना। भारत एक संघ है, संघ में क्या पाई जाती है, द्वैत नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत को मैंने अभी इसके पहले बताया था भारत पूर्णतः संघ नहीं है, अर्ध संघ है, क्योंकि उसमें कुछ तत्व एकात्मक शासन के, कुछ संघात्मक शासन के, इसलिए भारत में केवल एक मतलब भारत की एक नागरिकता और एक अधिवास है ना। ठीक है, आपको लगे कि भारत संघ है और संघ की विशेषता अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो भारत संघ में क्या होती है, द्वैत नागरिकता पाई जाती है, एक तो संघ की पाई जाती है और एक राज्यों की पाई जाती है ना। जैसे अमेरिका का आप संदर्भ देखते हैं तो अमेरिका में एक तो अमेरिका की आपको नागरिकता मिली होगी जो भी अमेरिका को, और एक आप जिस राज्य के हैं, जैसे मान लो आप कैलिफोर्निया के हैं तो कैलिफोर्निया राज्य की भी आपकी नागरिकता होगी, तो दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, और भारत ने नागरिकता कहाँ से लिए, ब्रिटिश से लिए, ब्रिटेन से ग्रहण किए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोई भी भारतीय नागरिक भले जन्म से बने या रजिस्ट्रेशन के थ्रू बने, जो 5 तरीके दिए गए हैं भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने को, उनमें से किसी भी तरीके से वो नागरिक बन जाता है ना, तो वो राज्य का प्रमुख बन सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में केवल जन्म लेने वाला व्यक्ति ही वहाँ का प्रमुख बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। थर्ड, किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। कई परिस्थितियां हैं उससे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वो अनास्था प्रकट कर दे भारतीय संविधान के परिस्थिति की और बिना बताए बाहर रहे कई सालों तक, इसके बहुत सारे प्रोविजन आप पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन सा एक कारण उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का गठन करता है? ठीक है, तो वो कौन सा करता है, वो करता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किसने दिया था, शक्तियों का पृथक्करण मोंटेस्क्यू ने प्रदान किया था, मोंटेस्क्यू ने।
ठीक है। और इन्होंने बोला था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका में अपने अपने कार्यों को लेकर प्रतिबद्धता होनी चाहिए और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 50 है शायद, एक बार स्पष्ट कर लीजिए, 50 शायद, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम आर्टिकल क्वेश्चन 15। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। हमारा जो संसदीय स्वरूप है ब्रिटिश संसद के अनुरूप है, परंतु बहुत सारे प्रोविजंस अलग भी हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन से हैं और इस बारे में कौन कौन से सही है। कानून के संबंध में ब्रिटिश संसद में सर्वोच्च या संप्रभु, लेकिन भारत में कानून बनाने की संसद की शक्ति सीमित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश संसद है वो सर्वोच्च है ना, जो निर्णय दे देती है उसे पलटा नहीं जा सकता है। लेकिन भारत में जो संसद कानून बनाती है उसे न्यायपालिका इसे नल और वॉइड घोषित कर सकती है। इसलिए भारत की संसद संप्रभु, मतलब भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत सारे मामलों में है ना संवैधानिक पीठ गठित होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाला स्वामी अयंकर समिति ने सुझाव दिया था कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने और इसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिशों पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के रूप में रखा गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं हम, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित किया गया है। तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है। कौन सा केस था, अगर आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पुट्टा स्वामी केस था वो, है ना, पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया था भारतीय संविधान ने या भारतीय न्यायपालिका ने। अब आता है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उम्मीदवारों को 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं है। भारत ऐसा नहीं कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, केवल कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार 2 से ज़्यादा जगह सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। 1991 में लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ये बिल्कुल सही कथन है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिसे उसने खाली किया है, बशर्ते ये सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो ऐसा प्रोविजंस भी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे देखो, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी ने जब इसके आंसर की डाली है तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, मतलब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही बता सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया था, इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट, हाँ, तो ये हमारे डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये कौन से हमने डिस्कशन किए, यूपीएससी के 2021 के क्वेश्चन पेपर हमने, जो यूपीएससी के पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न थे 2021 के, वो पूरे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।